एवरीवन जी नमस्कार। मैं पूजा, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बाल विकास, और उसी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि स्मृति मेमोरी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक स्मृति। स्मृति मीन्स क्या है? मेमोरी। जो हमारा टॉपिक है वो आज स्मृति है। तो ये चलिए देखते हैं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति जो स्मृति होती है वो हमारे एक मेंटल प्रोसेस है, हमारे मन मस्तिष्क में चलने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य होता है ना, वो अपने अचेतन मन में कुछ जो पूर्व में सीखी हुई बातें होती हैं या कुछ अनुभव होते हैं उसको अपने अचेतन मन में संचित रखता है, लेकिन जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो उसे अपनी चेतना में लाना ही स्मृति कहलाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें सीखी हुई ज्ञान को का सीधा प्रयोग ही स्मृति है। जो जैसे हमने पहले कभी सीख लिया है, पूर्व में सीखा है, और उसे फिर हम अपने माइंड में लाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं वर्तमान में, तो उसे स्मृति कहते हैं। हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ये परिभाषाएं अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ सबसे पहले हम वुडवर्थ महोदय जी की परिभाषा देखते हैं। पहले सीखे जा चुके ज्ञान का सीधा प्रयोग ही क्या है? स्मृति है। जब हम जो हमारा पहले सीखा हुआ ज्ञान होता है उसे हम जब डायरेक्ट प्रयोग कर पा रहे होते हैं तो वहाँ पर उसे स्मृति कहते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे हम इसे कैसे, इस परिभाषा को हम कैसे याद रखेंगे ये देखते हैं, क्योंकि ये जो परिभाषाएं होती हैं इन्हें याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से हम इन्हें कुछ ऐसे ट्रिक से या कुछ कोड करेंगे जिसकी वजह से हमें याद करने में आसानी हो और लंबे समय तक याद रहें। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहले सीखे जा चुके ज्ञान का सीधा प्रयोग, यहाँ पर जो हम ये देखेंगे कि पहले सीखे जा चुके ज्ञान, ये ये कोडिंग करेंगे, उसका प्रयोग कैसा है? सीधा है। तो जो पहले सीखे जा चुके ज्ञान का सीधा प्रयोग करना ही स्मृति है। तो यहाँ पर ये सीधा प्रयोग करना ये दिखेगा, या पहले सीखे जा चुके ज्ञान और यहाँ सीधा प्रयोग, ये वर्ड दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये वुडवर्थ महोदय जी की परिभाषा है। तो ऐसे याद करने में हमें आसानी भी होगी और लंबे समय तक याद रहेगी। और यहाँ पर जैसे हम दूसरी परिभाषा देखते हैं, ये सभी परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इस वजह से इन्हें याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्काउट महोदय जी हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो स्मृति है ना वो एक आदर्श पुनरावृत्ति है। एक अच्छी जो है वो हमारे माइंड में रिकॉल हो रही है, जो बातें या यादें वो स्मृति की होंगी। और ऐसे ही तीसरी परिभाषा ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और ये पहचान लेना कि वह अतीतकालीन अनुभव है। तो यहाँ पर जो हम कोड करेंगे वो ये है, अतीत की घटनाओं की कल्पना करना। इसे यहाँ पर ये परिभाषा में दिख जाए कि अतीत की घटनाओं की कल्पना करना, तो वहाँ पर ये समझ लेना कि वो मैकडूगल महोदय जी की परिभाषा है। तो ऐसे देखते हैं, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और यह पहचान लेना कि वह अतीतकालीन अनुभव है, तो उसे हम स्मृति कहेंगे। तो परिभाषाएं क्लियर हुई होंगी। अब हम देखते हैं इसके जो अंग दिए हुए हैं। स्मृति के अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्मृति के अंग 4 प्रकार के होते हैं। वो क्या हैं देखते हैं। वुडवर्थ महोदय जी जो हैं वो स्मृति के अंगों के बारे में बात किए हैं। तो ये अंग 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, सीखना, नंबर 1 सीखना, दूसरा धारण करना, तीसरा पुनरुद्धार और चौथा पहचान। तो ये जो लर्निंग, सीखना मीन्स लर्निंग,
जब हम किसी बात को सीखते हैं तो उसे सीखना कहेंगे, और फिर उसे धारण कर लेना, अपने उसे मतलब आत्मसात कर लेना, तो उसे कहेंगे धारण करना। और उसे जब हम धारण कर लेते हैं तो यदि हम उसे पुनः स्मरण करने में सक्षम हो पाते हैं तो उसे कहेंगे पुनः स्मरण। और पहचान, जब हम उस वस्तु को डायरेक्ट कहीं देख लेते हैं अचानक से और हम उसे पहचान जाते हैं कि हाँ हमने तो इसे वहाँ पर देखा था, तो वहाँ पर उसे कहेंगे पहचान। ओके, तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए स्मृति की अवस्थाएं। स्मृति की अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती है? स्मृति की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो स्मृति की अवस्थाएं देखते हैं। पहला है कूटलेखन, दूसरा है भंडारण और तीसरा है पुनरुद्धार। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम पहले कोई कूटलेखन मतलब इनकोडिंग हम पहले यहाँ ये कह सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से आपको सिखा रही या समझा रही हूँ तो ये कोड हो जाता है, कोडिंग के रूप में मोबाइल में सेव होगा। लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो जब ये आपके पास पहुँचेगा तो ये इनकोडिंग के रूप में, मतलब फिर जिस भाषा में यहाँ से बोला गया या समझाया गया ये उसी भाषा में आप तक पहुँचेगा, तो उसे हम उस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहेंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए जो कूटलेखन हो गया। अब दूसरा है भंडारण। भंडारण का मतलब है स्टोरेज। अब उस मतलब जो इनकोडिंग हम इनकोड किए हैं उसे यदि स्टोर कर पा रहे हैं तो उसे भंडारण कहेंगे। और यहाँ पुनरुद्धार, यदि जो हमने पहले सीखा था उसे ज़रूरत पड़ने पर हम याद कर पाने में सक्षम हो रहे हैं तो वहाँ पर ये पुनरुद्धार कहलाएगा। ओके, तो अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम पहले स्मृति के बारे में जाने कि स्मृति क्या होती है, और उसके बाद उसकी परिभाषाओं के बारे में भी जाने हैं। और अब स्मृति के अंग पता है हमें कि 4 प्रकार के होते हैं जो गुरुवर्थ महोदय जी ने बताया। और उसके बाद स्मृति की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, कूटलेखन, भंडारण और पुनरुद्धार। अब आता है हमारा स्मृति के प्रकार। तो स्मृति के प्रकार देखते हैं। यहाँ पर स्मृति के प्रकार, जैसे तात्कालिक स्मृति, जो मतलब जैसे हम कि पहले तुरंत सीखते हैं और उसे फिर तुरंत सुना देते हैं तो उसे तात्कालिक स्मृति कहेंगे। वो कैसे, जैसे हमें बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे तो अध्यापक ये बोला करते थे कि इसे अभी ही याद करके सुनाना है, तो हम उस समय तुरंत ही याद करते थे और तुरंत ही टीचर्स को सुना देते थे, तो उसे हम तात्कालिक स्मृति कहेंगे। और स्थायी स्मृति मतलब इसमें जो हम बहुत लंबे समय तक उसे याद कर पाने में सक्षम हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे स्थायी स्मृति कहेंगे। मतलब हमारे माइंड में यदि कोई बात है वो बहुत ज़्यादा समय तक टिकती है, वो हमारे माइंड में बैठती है, तो उसे हम स्थायी स्मृति के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पर व्यक्तिगत स्मृति का मतलब है जैसे पर्सनल मेमोरी होती है, उसमें जैसे हमारे कुछ व्यक्तिगत पूर्व अनुभव हैं, जो हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जो हमसे रिलेटेड या मतलब व्यक्तिगत हो, तो उसे हम व्यक्तिगत स्मृति कहेंगे। जैसे व्यक्तिगत स्मृति में ये कह सकते हैं कि जैसे किसी को कोई मतलब उसके साथ ऐसी घटना हुई है जो उसके जीवन से पर्सनल जुड़ी हुई है, वो उसने किसी को शेयर नहीं किया या कुछ अभी ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर उसकी मतलब उसी से बस रिलेटेड हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो, तो उसे हम व्यक्तिगत स्मृति कहेंगे। और यहाँ पर अब अव्यक्तिगत स्मृति का क्या मतलब है? अव्यक्तिगत स्मृति का मतलब ये है कि जैसे हम समाचार पत्र या फिर अपने मित्रों के द्वारा ऐसी कोई घटना का याद रखते हैं या वो हमें याद आ जाती है, हम उसे याद करने में सक्षम हो पाते हैं, तो हम उसे अव्यक्तिगत स्मृति कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अव्यक्तिगत स्मृति का, जैसे हमारा कोई फ्रेंड है, उससे जो हमारा झगड़ा हो गया और उस समय जो झगड़ा हुआ था तो उसे हम याद कर पाने में सक्षम हो रहे हैं, तो उसे हम अव्यक्तिगत स्मृति के अंतर्गत रखेंगे। अब यहाँ पर सक्रिय स्मृति क्या है? सक्रिय स्मृति के जो मतलब कि एक्टिव होकर हम उसे सीखते हैं, तो वहाँ सक्रिय स्मृति होगी।
जैसे हम उसे याद कर रहे हैं और वो हमें याद भी आ जा रही है। जैसे कोई हमारा टॉपिक है, हम उसे याद करते हैं और जब याद कर लेते हैं तो उसे हम पुनः रिमेम्बर कर पाने में या हमें वो याद हो जा रहा होता है तो वहाँ हमारी ये सक्रिय स्मृति होगी। अब देखते हैं निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति क्या है? यहाँ पर जैसे हम कोई ऐसी हमारे साथ कोई घटना हो गई हो या मतलब ऐसा, आप ये उदाहरण जैसे आपसे लेके देते हैं, यहाँ पर जैसे आपके किसी दोस्त से आपका झगड़ा हुआ है और आप उसे याद नहीं करना चाहते, लेकिन वो घटना जो उतनी समय हुई थी वो आपके माइंड में बार बार आ रही है, तो उसे हम निष्क्रिय स्मृति कहेंगे, क्योंकि हम तो उसे याद नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो हमें याद आ जा रही है, तो उसे हम निष्क्रिय स्मृति कहेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं यांत्रिक स्मृति। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर रोट लर्निंग के बारे में बताया गया है। रोट लर्निंग क्या होता है? तो जैसे हम किसी चीज़ को रटते हैं और उसे समझते नहीं हैं, सिर्फ उसे रटते ही हैं, लेकिन उसे हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम उसे समझ कर या मतलब उसके बारे में समझें तो वो हमें जल्दी याद हो जाए या समझ में आ जाएगा तो हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं, हम उससे डायरेक्ट रटते ही रहते हैं। जैसे हाई स्कूल में ऐसा होता है कि हमें जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसा करते हैं कि हम उसको रट ही लेते हैं, क्योंकि हमको पता है हम इसे समझेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये मतलब सही तरीका नहीं है कि हम उसे समझें ना, हम उसे रट लें। हमको उसे समझना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पर उसे रटते हैं तो वो यांत्रिक स्मृति के अंतर्गत रखा जाएगा। अब यहाँ पर तार्किक स्मृतियाँ होती है, ये लॉजिकल जो मेमोरी है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर गणित या रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मतलब तर्क करके हम किसी स्मृति की ऐसी कोई बात है उसमें तर्क करते हैं, तो वहाँ पर वो तार्किक स्मृति होगा। अब आदत रूपी स्मृति। आदत रूपी स्मृति ये भी एक स्मृति का ही प्रकार है। इसमें ये उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे हमारी कोई आदत बनी हुई है और हम उस काम को मतलब हमें करना है उस काम को, तो हमें ये नहीं याद रखना पड़ता कि वो मतलब कैसे उसे करना है। हम अचानक उस काम को वैसे ही सही तरीके से कर पाते हैं। एग्जाम्पल जैसे रसोई घर में जब खाना बनाया जाता है ना, तो हमको ये नहीं मतलब हमारी आदत होती है डेली कि चीनी का डिब्बा कहाँ रखा हुआ है, नमक का डिब्बा कहाँ रखा हुआ है और मसाला का डिब्बा कहाँ रखा हुआ है। तो हम उस मतलब जब खाना बनाते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक वहीं पर जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये डिब्बा तो हमने वहाँ रखा था। वो हमारी डेली की आदत होती है, इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हम आराम से उस काम को तो कर ही लेते हैं, लेकिन वो हमारी आदत होती है, हमें उसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे आदत रूपी स्मृति कहेंगे। ओके, अब यहाँ शारीरिक स्मृति बची। इसका मतलब फिजिकल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? जैसे हम किसी ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमसे इतनी ज़्यादा वो ट्रेनिंग करवाई जाती है कि हम जब उस काम को स्वयं करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की गलती ना करते हुए हम उसे अचानक से मतलब सही तरीके से वैसे ही कर पाते हैं जैसे हमें करना चाहिए, तो उसे हम शारीरिक स्मृति कहेंगे। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में भी आएगा, और यदि अच्छा लगे तो इसे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।